अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने टेक्निक्स जो थी वो बेसिकली स्टार्ट की हुई हैं कि कौन कौन सी ऐसी न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जो हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पल्स अगर हमारे पास मौजूद है तो उनके हम एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, या जिनको हमने डिफरेंट रेडियो केमिकल मेथड्स भी जिनको हमने कहा था कि डिफरेंट मेथड्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सैम्पल। जिसमें अभी तक जो है वो हमने दो मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट जो था वो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस मेथड डिस्कस किया था, और जो लास्ट लेक्चर था उसमें जो था वो हमने आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस मेथड जो था वो स्टार्ट किया था। आज का जो है वो हम अपना थर्ड मेथड देखेंगे, रेडियो केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस के, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ट्रेसर एनालिसिस आ जाता है कि ट्रेसर्स को हम जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने सैंपल के एनालिसिस के लिए। ठीक है, ट्रेसर एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम क्या कहते हैं कि इसको जो है वो एक स्पेशल फॉर्म या स्पेशल केस ही इसका जो है वो कंसीडर किया जाता है आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस का। इट इज़ कंसीडर्ड एज अ स्पेशल केस ऑफ आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस। आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस का जो है वो स्पेशल केस ही जो है वो कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सिमिलर है, काफ़ी हद तक कि हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस से। ठीक है, बेसिकली इसके जो अगर हम ओरिजिन डिस्कस करें कि कहाँ पे जो है वो ट्रेसर एनालिसिस को सबसे पहले जो है यूज़ किया, तो इसको जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था हेवेसी एंड हॉबी ने। इंट्रोड्यूस बाय दिस मेथड इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाय introduced by हेवेसी एंड हॉबी ने जो था वो उसको इंट्रोड्यूस किया था। और बेसिकली उन्होंने जो था वो इस मेथड को सबसे पहले यूज़ किया था लेड की रॉक के अंदर जो लेड मौजूद होता है उसकी डिटर्मिनेशन के लिए। उन्होंने क्या किया था कि लेड जो 210 जो इसके रेडियो एक्टिव फॉर्म है लेड की, उसको उन्होंने यूज़ किया था कि रॉक के अंदर जो लेड मौजूद होती है उसकी डिटर्मिनेशन के लिए। तो सबसे पहले जो था वो किसने, हेवेसी ने और हॉबी ने जो था वो ट्रेसर एनालिसिस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया, और उन्होंने इस मेथड को यूज़ किया कि लेड जो रॉक्स के अंदर मौजूद होता है उसकी डिटर्मिनेशन के लिए, जिसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो रॉक के अंदर लेड मौजूद था उसके अंदर उन्होंने लेड का ही जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो हम 210 लेड 210 है उसको यूज़ किया रॉक्स के अंदर से लेड की डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो काम करता है ट्रेसर एनालिसिस। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सिमिलर टू आइसोटॉप डाइल्यूशन है, तो हम इसका बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं कि किस तरह से जो है वो ये काम करती है। प्रिंसिपल अगर हम इसका डिस्कस करें तो इसमें क्या है, अ रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट टू बी डिटरमाइंड, अ रेडियो एक्टिव form of constituent to be a radioactive form of constituent to be determined is added to the sample at the start of the analysis the constituent is separated and determined. The constituent is then separated and determined by some conventional procedure, by some
कन्वेंशनल प्रोसीजर, ठीक है, कोई भी कन्वेंशनल मेथड यूज़ करके, लाइक वेइंग का है, फिल्ट्रेशन का है, प्रेसिपिटेशन का, या कोई भी कन्वेंशनल मेथड को यूज़ करके क्या करते थे, कॉन्स्टिट्यूट को सेपरेट करके और उसको एनालाइज करते हैं। सिंपल प्रिंसिपल अगर मैं आपको बताऊं कि जिसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूट है, जिसको हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं अपने सैंपल के अंदर से, उसी कंपोनेंट की क्या करते हैं, रेडियोएक्टिव फॉर्म को हम उस सैंपल के अंदर ऐड करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, होमोजेनाइज करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जो रेडियोएक्टिव फॉर्म है जो उस कॉन्स्टिट्यूट के साथ रिएक्ट कर लेती है, जो उसके साथ जो है वो होमोजेनाइज होने के बाद कंप्लीटली बाउंड कर लेती है, उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूट को जिसके साथ हमारा रेडियोएक्टिव फॉर्म अटैच हो गया, उसको हमने क्या करना है, सेपरेट कर लेना, और किसी भी कन्वेंशनल मेथड के जरिए हमने क्या करना है, जो रेडियोएक्टिव फॉर्म ऐड की है उसकी रेडियो एक्टिविटी के बेस पे हम क्या करते हैं कि फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो हमारे पास सैंपल था उसके अंदर कितना कंपोनेंट जो है वो हमारा मौजूद है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बाय वेइंग एंड द टाइट्रेशन एंड द ट्रेसर कंप्लाइंग इट मेजर्ड बाय कंपैरिजन विद दैट एडेड इनिशियली हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल मेथड या प्रोसीजर के जरिए सेपरेट कर लिया, जितने भी ट्रेसर वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूट के साथ अटैच हुआ हुआ है उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, इवेलुएट कर लेते हैं कि जितना हमने ट्रेसर इनिशियली ऐड किया था उसके साथ उसके इनिशियली अमाउंट, तो क्योंकि हमें नॉन है, हमने 1 मिलीग्राम ऐड किया, 0.5 मिलीग्राम किया, तो उसके साथ एडिशनली हमारे पास जितना भी कॉन्स्टिट्यूट आता है वो हमें क्या बता देता है कि हमारे पास जो सैंपल था उसके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट मौजूद है। प्रोपोर्शन ऑफ ट्रेसर रिकवर्ड इज मेजर्ड, डिफरेंट जो है वो फार्मूला हम यूज करते हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रेसर रिकवर्ड is measured of the recovery of the constituent is measured of the recovery of the constituent of, जो उसकी हम एक्टिविटी को मैयर कर लेंगे वो बेसिकली हमें क्या दे देगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूट कितना हमें रिकवर हुआ है सैंपल के अंदर से वो हमें बता देते हैं। इससे रिकवरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। फार्मूला जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यू यू इज इक्वल टू यू डॉट डब्ल्यू टी ओवर जी, ठीक है। यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं मैं इनका आपको 1 बाय 1 बताती हूँ कि डब्ल्यू यू बेसिकली क्या है, वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरेस्ट इन द सैंपल, ये हमारे पास वो कॉन्स्टिट्यूट है जो हमारे सैंपल के अंदर मौजूद है जिसको हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो हम इस फार्मूले की हेल्प से वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंड जो है वो हमारे पास डब्ल्यू टी क्या है, वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट रिकवर, जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे पास मिक्सचर जिसमें हमने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूट हमने रिकवर किया वो प्लस हमारा जो ट्रेसर हमने ऐड किया था उस कॉन्स्टिट्यूट को ट्रेस करने के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूट को फाइंड आउट करने के लिए, उसको इवेलुएट करने के लिए, ठीक है। वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट रिकवर्ड रिकवर्ड एंड ट्रेसर, ठीक है, जो ट्रेसर हमने कहा कि हमने ऐड किया है। AU की बेसिकली क्या है जो है वो हमें शो कर रही है, एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव ट्रेसर जो हमने ऐड किया था अपने सैंपल के अंदर से अपने कॉन्स्टिट्यूट को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो क्या है, एक्टिविटी ऑफ द रेडियोएक्टिव ट्रेसर, और AT बेसिकली क्या है, रेडियो एक्टिविटी ऑफ द AT हमारे पास क्या है, एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव ट्रेसर प्लस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट है जो हमने सेपरेट किया है, ठीक है। एक्टिविटी, टोटल एक्टिविटी बेसिकली हम कह सकते हैं, एक्टिविटी ऑफ द ट्रेसर प्लस जो कॉन्स्टिट्यूट हमने कहा कि जिसके साथ हमारा ट्रेसर ने जाके इंटरेक्ट किया, बाइंडिंग की अपनी, ट्रेसर प्लस कॉन्स्टिट्यूट,
तो यहाँ पे हम इस फार्मूले के अंदर क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को पुट करके हम क्या कर सकते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर उस कॉन्स्टिट्यूट की जिसको हम डिटरमिन करना चाह रहे थे उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या है कि ट्रेसर्स के जरिए हमने क्या किया कि जो हमारे पास अननोन सैंपल था जिसके अंदर किसी उस कॉन्स्टिट्यूट की अमाउंट मौजूद थी जो हम डिटरमिन करना चाह रहे थे, तो बाय एडिंग द ट्रेसर हमने क्या किया, उसकी अमाउंट की डिटर्मिनेशन कर ली। रेडियो ट्रेसर्स बेसिकली होते क्या है, रेडियो ट्रेसर्स आर सब्सटेंस विद एटॉमिक और न्यूक्लियर, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज दैट कैन हेल्प आइडेंटिफाई, ऑब्जर्व और फॉलो द बिहेवियर ऑफ द वेरियस फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स को जो है बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर या डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है, जिनकी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को या कोई केमिकल या बायोलॉजिकल या फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, हम उनको भी जो है वो ट्रेस कर सकते हैं कि किस तरह से कोई केमिकल रिएक्शंस जो है या कोई भी मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, कोई भी कंपोनेंट है जिसके अंदर अगर कोई बायोलॉजिकल चेंजेस, कोई बायोलॉजिकल कंपोनेंट है या कोई बायोलॉजिकल फिनोमिना है, अगर इसके अंदर हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दे तो हम उन फिनोमिनास को जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से कौन कौन से पॉसिबल चेंजेस जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उनके अंदर होती हैं। तो रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स को जो है वो इस तरह से बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेज के अंदर जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा है रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमने ट्रेसर एनालिसिस का देखा था, इसकी बेसिकली क्या क्या हम कंडीशंस कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनके लिए हम जिस तरह जो ट्रेसर एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है, या इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि लिमिटेशंस अगर हम इसकी देखें कि क्या है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ट्रेसर एनालिसिस को अगर हम परफॉर्म करना है तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि अगर हमने जो भी अपना ट्रेसर हम ऐड कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, जो जिस कॉन्स्टिट्यूट के हम लिए हम ऐड कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टू द फॉर्म होना चाहिए। अगर क्या होगा, इट मे यील्ड इरोनियस रिजल्ट इफ़ ट्रेसर इज़ नॉट इन करेक्ट फॉर्म। हमने क्या कहा पे पढ़ा कि हमने जो भी कॉन्स्टिट्यूट डिटरमिन करना है उसी का हम रेडियो एक्टिव जो ट्रेसर है वो हम ऐड करते हैं अपने सैंपल के अंदर। तो हमने क्या करना है कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूट है उसके अकॉर्डिंगली या उसकी करेक्ट फॉर्म ही रेडियो आइसोटॉप्स की या रेडियो ट्रेसर की जो है हमने ऐड करनी है। अगर हम करेक्ट फॉर्म ऐड नहीं करेंगे तो एट दी एंड क्या होगा कि जो भी हमारे पास क्या होगा रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे पास अकॉर्डिंगली नहीं आएंगे, या जो भी हम इन्फॉर्मेशन उनसे लेना चाह रहे हैं वो हमारे पास अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लिमिटेशन कह लें या फिर हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट आती है वो क्या आती है कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमने जो भी क्या करना है इनोनियस है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ ट्रेसर्स यूज़ करनी है, करेक्ट फॉर्म ऑफ ट्रेसर इज एंडेड, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि हमारे पास करेक्ट फॉर्म ऐड नहीं करते तो हमारे ओवरऑल रिजल्ट को जो है वो इफेक्ट करती है। मिक्सचर ऑफ सैंपल प्लस ट्रेसर मस्ट बी ट्रीटेड टू इंश्योर होमोजेनिटी। सेकेंड, अगर मैं ये रिक्वायरमेंट्स ही अगर मैं इसको हेडिंग दे दूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं ट्रेसर एनालिसिस के लिए परफॉर्म करने के लिए, कि करेक्ट फॉर्म आपने जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंगली रेडियो ट्रेसर की सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मिक्सचर ऑफ सैंपल प्लस ट्रेसर मस्ट बी ट्रीटेड टू इंश्योर होमोजेनिटी। होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो होना ज़रूरी है। आपने जो सैंपल है आपका उसके अंदर जो भी आपने अपना ट्रेसर ऐड किया है उनको होमोजीनियसली जो है वो मिक्स करना है। मिक्सचर ऑफ सैंपल प्लस मिक्सचर ऑफ सैंपल जिसके अंदर आपका रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूट है प्लस ट्रेसर must be treated to ensure homogeneity, ठीक है। होमोजेनिटी को जो है वो इंश्योर किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या आता है, अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल एग्जांपल दूँ तो क्रोमियम 51 जो है वो क्या करते हैं यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ कि क्रोमियम 51 है जो कि हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ओर्स के अंदर मौजूद है और अगर हम क्रोमियम 51 को वहाँ से सेपरेट करके उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे कि हमने जो क्रोमियम 51 अगर हम कहते हैं कि क्रोमेट की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, और अगर हमने जो है वो क्रोमियम 51 को हम क्रोमियम 51 जो एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है उसको हमने यूज़ करना है क्रोमियम के एज अ क्रोमेट की फॉर्म में हमने उसको यूज़ करना है क्रोमियम के एनालिसिस के लिए ओर के अंदर से। कि अगर आपके पास कोई भी एक सैंपल आता है जो कि ओर का सैंपल है जिसके अंदर क्रोमियम मौजूद है और आप क्रोमियम को जो है वो सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं, उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कितना क्रोमियम मौजूद है, तो उसके लिए जो आप रेडियो एक्टिव आइसोटॉप अगर आप कहते हैं कि या रेडियो ट्रेसर आप यूज़ कर रहे हैं वो आप क्रोमियम 51 यूज़ कर रहे हैं जो कि क्रोमेट की फॉर्म में।
तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपको अपना रेडियो एक्टिव ट्रेसर क्रोमेट की फॉर्म में क्रोमियम 51 ऐड कर रहे हैं, तो अगर वो इफेक्टिवली वो उसी वक्त इंटरेक्ट करेगा या इफेक्टिवली वो उसी वक्त काम करेगा जब और के अंदर आपका जो क्रोमियम मौजूद है वो क्रोमेट की फॉर्म में होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना सैंपल को हम ट्रीट करते हैं कि जो भी हमारा और का सैंपल है जिसके अंदर क्रोमियम मौजूद है उसको हम क्या करें कि किसी भी सोल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको ऑक्सीडाइज करें क्रोमेट की फॉर्म में। देन हम क्या करें कि जो हमारे पास रेडियो ट्रेसर है क्रोमियम क्रोमेट की फॉर्म में हम वो ऐड करें, देन वो क्या करेगा कि एक्टिवली जो है वो वहाँ पे काम करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होनी चाहिए कि जो भी हमारा जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर हम ऐड कर रहे हैं उसकी केमिकल फॉर्म जो है वो सेम होनी चाहिए हमारे उस कॉन्स्टिट्यूट के, क्योंकि हमने यहाँ पे भी क्या कहा कि रेडियो एक्टिव ट्रेसर ऐड करते हैं और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये होती है कि जो केमिकल फॉर्म है रेडियो एक्टिव ट्रेसर की वो क्या होनी चाहिए, करेक्ट फॉर्म मीन्स क्या है कि जो केमिकल फॉर्म है वो सेम होनी चाहिए। ट्रेसर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। अगर वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूट होगी तभी वो क्या होंगे हमारे लिए इफेक्टिवली वो काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है होमोजीनियस इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेसर विद द एलिमेंट इज डिफिकल्ट इन द केस ऑफ ड्राई प्रोसेस सच एज एशिंग एंड फ्यूअल। अगर हमारे पास क्या है हमारा कोई भी ड्राई प्रोसेस हो रहा है लाइक एशिंग का है या फ्यूअल का है, ये एक तरह से हम इसकी लिमिटेशन कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ड्राई प्रोसेस है जैसे एशिंग का है या कोई फ्यूअल का प्रोसेस है, तो अगर हमारे पास होमोजीनियसली इनकॉर्पोरेशन नहीं हो पाती ट्रेसर की और कॉन्स्टिट्यूट की, तो वो एट द एंड क्या करती है हमारे ओवरऑल रिजल्ट को इफेक्ट करती है। क्योंकि हमने क्या कहा कि हमारे पास जो ट्रेसर एनालिसिस के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है एक तो वो करेक्ट फॉर्म या केमिकल फॉर्म सेम होनी चाहिए, अदरवाइज क्या करती है वो रिजल्ट को इफेक्ट करती है और हमारा ट्रेसर जो है इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता। तो सेकंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि होमोजिनिटी होना जो है वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो रिक्वायरमेंट या हम लिमिटेशन इसकी कह सकते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन डिस्टॉर्टिंग द रिजल्ट, कंसंट्रेशन हमने कितनी ऐड करनी है अपने सैंपल के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि अगर हम कहते हैं कि अगर हम हाई कंसंट्रेशन ऐड कर देते हैं अपने ट्रेसर की तो वो क्या कर सकती है हमारे रिजल्ट को इफेक्ट कर सकती है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेसर डिस्टॉर्टिंग रिजल्ट हमारे ओवरऑल रिजल्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो केमिकल इफेक्ट भी आ सकते हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि अगर हमारी करेक्ट फॉर्म नहीं है तो वो क्या कर सकती है कोई केमिकल रिएक्शंस कॉज कर सकती है, कोई केमिकल इफेक्ट कॉज कर सकती है। ठीक है कि अगर हम कहते हैं कि हमारा जो केमिकल फॉर्म अगर अकॉर्डिंगली नहीं होगी तो हो सकता है कि वो क्या हो सकती है कोई केमिकल इफेक्ट कॉज कर सके। हमने जो ट्रेसर ऐड किया है अगर वो करेक्ट फॉर्म में नहीं होगा हो सकता है उसकी डिकम्पोजिशन हो जाए, कोई रेडिएशन इफेक्ट हो जाए। तो ये बेसिकली क्या हो सकते हैं रिक्वायरमेंट्स या हम क्या कह सकते हैं कि कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी जो कि कंसीडर की जाती हैं ट्रेसर एनालिसिस के दौरान। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस कुछ देखते हैं क्योंकि हमने कहा कि ऑलमोस्ट सिमिलर टू रेडियो आइसोटॉप डाइल्यूशन है तो हम कह सकते हैं कि इसके एडवांटेजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं और मिलते जुलते जो हमने आइसोटॉप डाइल्यूशन एनालिसिस के हमने डिस्कस किए थे। एडवांटेजेस हम देख लेते हैं जिसमें फर्स्ट आता है स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल कैन बी एनालाइज्ड। स्मॉल अमाउंट हम क्या कर सकते हैं एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कैन बी सेपरेट। हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट्स हैं तो हम उनके अकॉर्डिंगली उनके अंदर ट्रेसेस ऐड करके हम क्या कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड। इसके अलावा फैसिलिटेट द आइसोलेशन ऑफ प्योर कंपाउंड। प्योर कंपाउंड्स की आइसोलेशन को जो है वो सेपरेट फैसिलिटेट करता है या प्योर कंपाउंड हम सेपरेट कर सकते हैं। सेंसिटिव मेथड हम कह सकते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि कम अमाउंट भी हम यूज़ करके हम अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूट के अंदर जो है वो सैंपल की मिकदार बहुत कम अमाउंट में भी है तो वो भी हम क्या कर सकते हैं
सेपरेट कर सकते हैं इसके ज़रिए। नेक्स्ट क्या है, वाइड रेंज ऑफ आइसोटॉप्स अवेलेबल। बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के अंदर हमारे पास आइसोटॉप्स मौजूद है जो हम क्या कर सकते हैं, एज अ रेडियो ट्रेसर यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको पता है हाइड्रोजन के हमारे पास मौजूद है, कार्बन के हैं, नाइट्रोजन के हैं, क्रोमियम के हैं, लेड के हैं, आयोडीन है, सल्फर है, फास्फोरस है। तो बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ आइसोटॉप्स हमारे पास अवेलेबल है जिनको हम यूटिलाइज़ करते हुए वैरायटी ऑफ सैम्पल्स जो है वो हम एनालाइज कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ सैम्पल्स के अंदर जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट मौजूद होते हैं हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेस एनालिसिस के लिए हमारे पास क्या है, वैरायटी ऑफ सैम्पल्स अवेलेबल है। वाइड रेंज ऑफ आइसोटॉप्स अवेलेबल। ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट्स ऑफ प्रॉपर टाइम। अगर हम एक्यूरेट हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं किस तरह से, कि अगर हम एक्यूरेट टेक्निक जो है वो अप्लाई, प्रॉपर टाइम मतलब हमें कहते हैं कि होमोजेनिटी के लिए या कंप्लीट रिएक्शन के लिए हम प्रॉपर टाइम और प्रॉपर टेक्निक में हम प्रॉपर करेक्ट फॉर्म हम यूटिलाइज करें। इनकॉर्पोरेशन जो है वो हम प्रॉपरली करवाएं, जो सेपरेशन की या फिर डिटेक्शन की हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो हम कॉमन जो टेक्निक्स है अगर हम प्रॉपर टेक्निक यूज़ करें तो हम एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं। ट्रेस एनालिसिस गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स अगर हम प्रॉपर टाइम और प्रॉपर टेक्निक यूज़ करेंगे। और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि क्या है, ये कन्वीनियंट भी है, क्योंकि हमें कहते हैं कि हमने कोई इतना ज़्यादा हमें सैम्पल की प्रिपरेशन का इतना ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का कि इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, कोई इतना ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि कन्वीनियंट मेथड है। बेसिकली ये हमने आज जो है वो रेडियो केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस का देखा, जिसमें हमने ट्रेसर एनालिसिस देखा कि हम किस तरह से जो है वो ट्रेसर्स को यूज़ करके अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पल को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम रेडियोमेट्रिक मेथड देखेंगे और इसके अलावा रेडियो रिलीज एनालिसिस जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।